Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप का हम एक वीडियो लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हमने बात की है नेशन स्टेट की थ्योरी की। जी हाँ, नेशन स्टेट के इमरजेंस की, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि कैसे नेशन स्टेट की थ्योरी लाई गई और तो और हम ये भी जानते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने हेल्प किया, आइडियाज दिए क्या लाने के लिए, नेशन स्टेट लाने के लिए। तो उसी को हमने पढ़ा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि वो जो आइडियाज थे, वेरियस मेजर्स थे, जैसे कि लॉ पैट्री, लासिटोइन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नेपोलियनिक कोड, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सारे आइडियाज इमर्ज हुए, इन्हें लाया गया और इंप्लीमेंट किया गया और ये आइडियाज का बेसिस क्या था और कुछ और भी टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सब यहाँ से आते हैं, इवन कुछ मैप भी आपको यहाँ से मिलेगा, मैप मार्किंग भी। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए वीडियो के और देखते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना है कि इसके बारे में, नेशन स्टेट की थ्योरी के बारे में, फ्रांस का कंट्रीब्यूशन क्या है, इमरजेंस क्या है, नेशनलिज्म जो है यूरोप का और नेशनलिज्म इन इंडिया का ये डिफरेंट कैसे, ये सारा चीज हमने पढ़ा। और इसके पहला जो लास्ट टॉपिक हम चल रहा था जस्ट प्रीवियस वीडियो वाला, वो था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एंड देयर आइडियाज ऑफ क्रिएटिंग कॉमन आइडेंटिटी या फिर नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म कैसे लाया या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कौन से आइडियाज दिए जिससे नेशनलिज्म या फिर कॉमन आइडेंटिटी या फिर नेशन स्टेट बना, है ना, उस आइडियाज की हम बात करेंगे। जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लासिटोइन का, साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और हमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड के बारे में कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, साथ ही साथ आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लासिटोइन का। तो हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, लॉ सिटीजन कहता है कि लॉ पैट्री मतलब फादरलैंड, लॉ सिटीजन मतलब क्या, सिटीजन्स, है ना। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमने ये देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी पूरे देश भर में, पूरे नेशन में एक ही रूल लगना चाहिए, एक ही तरह का नियम कानून होना चाहिए। ठीक, और नेपोलियनिक कोड हमने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्टी ने 1804 में जो कोड लाए थे, जिसे सिविल कोड 1804 भी कहते हैं, वो जो लाया था उसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, जो उसके मेजर्स अपनाए थे, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो इतना हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इन आइडियाज को, कैसे ये आइडिया रिस्पॉन्सिबल हुआ नेशनल स्टेट की थ्योरी के लिए, कैसे ये आइडिया रिस्पॉन्सिबल हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए, कैसे ये आइडिया रिस्पॉन्सिबल हुआ कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। यानी तीनों आइडियाज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे रिस्पॉन्सिबल थे नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट का नींव रखने में, साथ ही साथ कंट्री को एक कॉमन आइडेंटिटी देने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। So students, let us discuss about the first idea given by the French revolutionaries to create a nation state। जी हाँ, नेशन स्टेट बनाने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा जो पहला आइडिया दिया गया है, जो कि है लॉ पैट्री और लॉ सिटोइन का, उस आइडिया को हम पढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लॉ सिटोइन, जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि लॉ पैट्री का मतलब क्या होता है, फादरलैंड, और लॉ सिटोइन का मतलब क्या होता है, सिटीजन्स। जी हाँ, तो आप देखिए ये जो दिया हुआ है आइडिया, किसका दिया हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का। जो भी फ्रांस में रिवॉल्यूशनरीज हैं, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जो फ्रांस को आजाद चाहते हैं, कॉमन रूल चाहते हैं, एक नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, वो रिवॉल्यूशनरीज ने वेरियस आइडियाज दिए। उसमें से एक आइडिया कौन सा है, आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लॉ सिटोइन का, है ना। तो इट वाज गिवन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, पहली बात क्लियर है। दूसरा, लॉ पैट्री मींस द फादरलैंड एंड ली सिटोइन मींस द सिटीजन, है ना। तो लॉ पैट्री का मतलब क्या होता है, फादरलैंड, एंड ली सिटोइन का मतलब क्या होता है, द सिटीजन्स। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ये आइडिया देके, ये वर्ड देके बताना चाहते हैं कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है, जो देश है और उसमें रहने वाले लोग हैं, उनका रिश्ता कैसा है, पिता और बेटे का रिश्ता, है ना। द रिलेशन बिटवीन द कंट्री एंड सिटीजन इज लाइक द फादर एंड द चाइल्ड। जी हाँ, पिता और बच्चे के बीच का रिलेशन है, जैसा बहुत ही क्लोज होता है, हम अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं, है ना। उसी तरह से बिल्कुल हमें कंट्री की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कंट्री को भी मानना है और उससे यूनाइट करने के, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यही आइडिया दे रहे हैं कौन, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। ये आइडिया देने के पीछे मकसद क्या था, वो नेशन को यूनाइट करना चाहते थे ना। द आइडिया एम्फेसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। जी हाँ, इस आइडिया का मेन फोकस, एम्फेसाइज का मतलब क्या था, फोकस। इस आइडिया का मेन फोकस था द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी, एक एकजुट कम्युनिटी, यानी एकजुट समुदाय, यानी एक साथ मिलकर रहने वाले लोगों का क्या बने, ग्रुप बने, है ना। ताकि क्या कर सके हम,
नेशन स्टेट क्रिएट कर सके ना। यानी इस आइडिया का मेन एम्फेसाइज यानी मेन फोकस, ज्यादा ध्यान किसके ऊपर था, एक यूनाइटेड नेशन स्टेट क्रिएट करना, यानी सारे के सारे कम्युनिटीज लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं ताकि बढ़िया सा नेशन स्टेट क्रिएट किया जा सके। ये आइडिया कहता था कौन सा, द आइडिया ऑफ लॉपेटे एंड लॉयसेटे। किसने दिया, फ्रेंच रूल्स ने। क्यों दिया, क्योंकि इनका मानना है कि जो कंट्री है वो यूनाइटेड होनी चाहिए, सारे कम्युनिटीज यूनाइटेड होनी चाहिए ताकि एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन सके। ठीक, फिर द न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन ट्राइकलर टू रिप्लेस द रॉयल फ्लैग। जी हाँ, पूरे देश का एक ही झंडा हो, सभी लोग उसको बिलोंग करें। जो पहले राजा होते थे वो अपने पसंद का फ्लैग चुन लेते थे उनके लिए। कोई सूर्य भगवान की पूजा करता है तो उसमें सन वाला, कोई ड्रैगन की पूजा करता है तो फ्लैग में ड्रैगन डाल के अपने लिए चुन लेता है फ्लैग, है ना। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पूजा करता है, चांद तारे वगैरह तो चुन लेता है। लेकिन फ्रांस वालों ने ऐसा नहीं किया। फ्रांस वालों के रिवॉल्यूशनरी ने एक नया आइडिया लाया, नया फ्लैग लाया। कौन सा फ्लैग, ऐसा फ्लैग जिसमें ट्राई कलर का था, यानी तीनों कलर थे, यानी अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों का उसमें इंक्लूडेशन था। यानी किसी को ऐसा ना लगे कि उनका वैल्यू ही नहीं है फ्लैग के अंदर, यानी उनके कंट्री में वैल्यू नहीं है। तो उन सभी कलर्स को इन्वॉल्व करके दिखाने की कोशिश की कि सबकी वैल्यू सेम है, सब भले ही अलग है लेकिन सब एक ही नेशन में बिलोंग करते हैं, इसलिए एक ही फ्लैग के अंदर सारों को रखा गया है। ठीक है, तो ये एक नया फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर, जो रिप्लेस करता था इसको पुराने वाले रॉयल फ्लैग को, है ना। जो फ्लैग, जो झंडा शाही परिवार यानी राजा ने बनाया होगा उसको रिप्लेस करता, उसको नहीं मानते। तो दिस इज द आइडिया ऑफ लॉपेटे एंड लॉयसेटे। किसने दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने। इसका फोकस क्या था, इसका मतलब क्या था कि लॉपेटे मतलब फादरलैंड और लॉयसेटे का मतलब क्या, सिटीजन्स, यानी कंट्री और सिटीजन के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, जस्ट लाइक द रिलेशन बिटवीन द फादर एंड अ चाइल्ड। ठीक, इसका मेन फोकस क्या था कि कॉमन कम्युनिटी, आइडेंटिकल कम्युनिटी यानी क्रिएटिव या फिर स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए, इसके लिए ये आइडिया दिया गया था। और इसी आइडिया के तहत उन्होंने क्या किया, एक ट्राई कलर न्यू फ्लैग चुना ताकि जो रॉयल फ्लैग है उसको रिप्लेस कर दे। सबको लगे कि सबके मन की बात की, इसमें सबको एक साथ रखा गया है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ लॉपेटे एंड लॉयसेटे। अब हम बात करेंगे दूसरे मेजर्स की, जो दूसरे मेजर दिए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, हम उसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ लॉपेटे एंड लॉयसेटे को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करें कि तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने दूसरा आइडिया दिया था, यानी कि द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वी शुड डिस्कस अबाउट द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसको डिस्कस करके आप ये समझ पाएंगे कि फ्रांस में जो जो चीजें हुई, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे इस नेशनलिज्म यूरोप को लाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको पहले बोले हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्लियर, आसान हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हुआ फ्रांस में रिवॉल्यूशन के लिए या नेशन स्टेट बनाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज करने के लिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया, मतलब ऐसा रिवॉल्यूशनरी सिस्टम, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कहां फॉलो किया जाएगा, पूरे देश भर में, है ना। पूरे देश भर में, पूरे नेशन वाइड वही फॉलो किया जाएगा। पहले होता था अलग अलग राजा लोग, अलग अलग एरिया के लीडर लोग अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग रूल चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरे नेशन वाइड एक ही रूल चलेगा, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलेगा। दूसरा, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने, इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने क्या किया, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए, समान लॉ बनाए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट है तो टैक्स नहीं देंगे, थर्ड स्टेट है तो देंगे, वो सबको खत्म कर दिया गया ना। यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सभी सिटीजन्स के लिए। किसकी वजह से आया, इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से, इसी ने बनाया। तीसरा, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज इन फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया। पेरिस में लोग, पूरे फ्रांस में इवन इसी भाषा में बात करते और इसी भाषा में लिखते, पढ़ाई का काम इसी भाषा में किया जाने लगा ना। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज इन फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज भी एक मीडियम था कॉमन आइडियाज शेयर करने का, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज कराने का। ठीक है, ठीक, तो वही बताया गया है, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज इन फ्रांस। पेरिस में लोग फ्रेंच भाषा में पढ़ते, लिखते, बोलते, है ना, ये सब होता था। Due to French events, educated middle class started सेटिंग जैकोबिन क्लब्स। और तो और फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहे थे, फ्रांस में जो भी इवेंट्स हो रहे थे, लड़ाइयाँ जो हो रही थी, उसके वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास जागरूक हुई और उन्होंने क्या किया, जैकोबियन क्लब्स बनाए। आपने देखा होगा जैकोबियन क्लब्स मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, सेंट जोसेफ जगह पे सेटअप किया गया था, आपको याद होगा तो। ठीक, तो उनकी वजह से क्या हुआ, जैकोबियन क्लब सेटअप हुआ। जैकोबियन क्लब सेटअप इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग चाहते थे, मिडिल क्लास वाले, कि जो हाई क्लास वाले अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, उनसे हम अलग होंगे, हम उनकी तरह नहीं होंगे, हम सब कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे,
से वो देखना आपके कॉमन कपड़े पहनते थे, ट्राउजर रेड स्ट्रिप वाला पहनते थे, कैप पहनते थे, रेड कैप, है ना, ये सारी चीजें फॉलो करते थे कौन, जैकोबियन क्लब वाले। ठीक, जब लोगों को ये पता चला कि देश में कॉमन आइडेंटिटी आ रही है, सबको समान माना जा रहा है, सबको सेम भाषा बोलना है, सबको एक ही नेशन का पार्ट रहना है, तो कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई थर्ड स्टेट नहीं, कोई फर्स्ट सेकंड स्टेट नहीं, सब सेम है, तो चलिए हम भी सबकी तरह दिखते हैं, सेम बनते हैं। तो उन्होंने जैकोबियन क्लब की सेटअप किया। किसने किया ये? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जब सुना ना तब। ठीक, फ्रेंच आर्मी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जैसे ही विथ द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जैसे ही लड़ाइयां शुरू हुई, जो ऐतिहासिक लड़ाइयां शुरू हुई, रशिया में जाके लड़ाई लड़ी, यानी दूसरे देशों को जब जाके हराया फ्रांस की आर्मी ने ना, तो फ्रांस की आर्मी वहां जाती थी तो ऐसे नहीं लड़ती थी। फ्रांस की आर्मी वहां पर मर्सालीज नेशनल एंथम सॉन्ग गाती थी, वहां पे जोर शोर से नेशनलिज्म जयकारे नारे जो लगाए जाते हैं, जैसे हम लोग लगाते भारत माता की जय, तो फ्रांस पिता की जय, कुछ इस तरह से वो लोग जो फादरलैंड का नारा वगैरह लगाया करते थे। यानी दूसरे लोगों में भी नेशनलिज्म की फीलिंग इनको देखकर इमर्ज हुई। ये लोग जो फ्रेंच की आर्मी है वो रिस्पॉन्सिबल बनी विदेशों में पहुंचाने के लिए अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को, क्योंकि कॉमन सिटीजन तो बार बार देश के बाहर नहीं जा सकते थे ना, लेकिन आर्मी जो है अक्सर लड़ाई करने बाहर जाती थी, क्योंकि पूरे देशों में आसपास के सभी कंट्रीज में रिवोल्यूशन शुरू हो गया था यूरोप में। तो नेशनलिज्म जो है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है, उसे अब्रॉड स्प्रेड करने में, यानी अपने देश से बाहर विदेशों में स्प्रेड करने में, फैलाने में किसका रोल है? हमारी आर्मी का। कौन सी आर्मी जो है? हमारी फ्रेंच आर्मी जो रही है उस वक्त की, अभी की हमारी आर्मी ने, उस वक्त की फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच आर्मी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर। यानी जैसे ही क्रांतिकारी लड़ाइयां शुरू हुई, फ्रांस की आर्मी ने क्या किया? नेशनलिज्म के आइडिया को विदेशों तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो वहां लड़ने गए तो अपने उसी नेशनलिज्म वाले तरीके से एक सॉन्ग गा के, एकजुट होकर, जयकारे लगा के उसी तरह से लड़े, है ना। तो ये है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। किसने लाया? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, इन्होंने लाया, इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया यूनिफॉर्म लॉज फॉर सभी सिटीजन के लिए, है ना। और जब फ्रेंच क्या हो गया, कॉमन लैंग्वेज बन गया, उसी भाषा में लिखा बोले जाने लगा, एग्जाम्स होने लग गई, सब कुछ काम उसी लैंग्वेज में होता, अखबार भी उसी लैंग्वेज में छपते। ठीक, और जब लोगों ने ये सब सुना तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने क्या किया? अपना जैकोबियन क्लब खोल दिया। और तो और फ्रांस की जो आर्मी थी उन्होंने अब्रॉड जाके सारा नेशनलिज्म का, नेशन स्टेट का थ्योरी फैला दिया, है ना, पहुंचा दिया वहां भी, क्योंकि यही लोग तो लड़ने जाते थे। जब आउटब्रेक हुआ किसका? रिवोल्यूशनरी वॉर्स का, जब लड़ाई छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया था, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने क्या किया है? नेशन स्टेट बनाने में हेल्प किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आइडिया की तरफ, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो तीसरा आइडिया दिया था, या जो थर्ड आइडिया है नेशन स्टेट क्रिएट करने का, जो कि है नेपोलियनिक कोड, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेटर डिस्कस अबाउट द नेपोलियनिक कोड। जी हाँ, हम नेपोलियनिक कोड की बात करेंगे, जो कि 1804 में आई थी, है ना। ये भी नेपोलियन बोनापार्टी एक डिक्टेटर था, उसके द्वारा बनाया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो आर्मी का डिक्टेटर था, उसने जबरदस्ती धोखे से कब्जा किया था ना। जब फ्रेंच की सोसाइटी, यानी कि जो स्टेट जनरल था और दूसरे लोग जो असेंबली थी, वो आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तो उस बात का फायदा उठा के जो आर्मी का हेड था नेपोलियन बोनापार्टे, उसने मिलिट्री कॉप किया, यानी तख्ता पलट किया और पूरे राज्य पे कंट्रोल कर लिया, यानी पूरे फ्रांस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक, तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। जैसा कि सभी जानते हैं नेपोलियन बहुत बुरा आदमी था, उसने बहुत गलत काम किए, कई गलत पॉलिसीज बनाई, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई थी, जिसकी वजह से इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में ना। उसी पॉलिसीज की हम बात करते हैं। कौन सी वो पॉलिसी थी? सिविल कोड ऑफ 1804। जी हाँ, नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसने सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया था। किसने? नेपोलियन ने। ठीक, उसने इक्वालिटी लाई थी, रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे बहुत फायदे हुए या इससे बहुत इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में। ठीक, इट ऑल्सो केम टू बी नोन एज नेपोलियनिक कोड। और इस सिविल कोड 1804 को नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? और इसे नेपोलियनिक कोड, है ना, नेपोलियनिक कोड 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। ये आपको ध्यान रखना है। 1804 में नेपोलियन ने कुछ कोड्स बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसको उसने नेपोलियनिक कोड नाम दिया या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 नाम दिया है। आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आता है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आ भी चुका है कई बार, है ना, एग्जाम्स में, कई एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना आपको। ड्यू टू दिस कोड, अब इस कोड की वजह से हुआ क्या? इसने क्या क्या किया? इस कोड ने
कौन कौन सी चीजें की थी हम उसकी बात करते हैं, क्या क्या परफॉर्म किया। सबसे पहली बात, इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इस कोड के आने के बाद 1804 में जब नेपोलियन कोड आ गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर मिलने वाले जो फायदे थे, जैसे कि आप एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं, अपर कास्ट फैमिली में पैदा होते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि फर्स्ट स्टेट में आप सेकंड स्टेट में पैदा होते थे, कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था ना, रूल था ऐसा। तो इस तरह के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको खत्म कर दिया गया, यानी जन्म के आधार पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी अब, है ना। अब आप पे कर्म के आधार पर फैसिलिटी मिलेगी, आप जो वर्क करोगे, मेहनत करोगे, उस पर फैसिलिटी मिलेगी, जन्म से नहीं, ठीक है। दूसरा, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, यानी सभी के लिए कानून सेम होगा। जैसा हमने 8th में पढ़ा था रूल ऑफ लॉ, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि क्या है, लॉ जो है सबके लिए इक्वल है ना। तो उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, यानी कि अगर कोई अपर हाई स्टेटस के लोग क्राइम करेंगे या लो स्टेटस से क्राइम करेंगे तो दोनों को सजा मिलेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, भले कोई अमीर हो, गरीब हो, रॉयल फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, ठीक। तीसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और तो इसने संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित रखा। यानी पहले क्या होता था, राजा ही पूरा लैंड छीन लेते थे, या तो राजा या फिर जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले होते थे उनके पास से लैंड होती थी, थर्ड स्टेट कोई लैंड नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये लोग भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ये लोग भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, है ना। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी इनकी प्रॉपर्टी कोई छीनेगा नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी रख सकते थे बट पहले जबरदस्ती जब राजा को लगता था वो छीन लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी ने अपनी मेहनत से कमाया तो उसकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता, उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। इट्स सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये है नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। एक और नाम है नेपोलियनिक कोड। किसने लाया था इसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने लाया था। बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल माना जाता है, इसके कारण बहुत सारी चीजें हुई, है ना। कौन सी चीजें हुई, इट रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बाय बर्थ, है ना, बाय जन्म, बाय बर्थ से मिलने वाली सारी सुविधाएं इसने खत्म की। दूसरा, इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश कर दिया। तीसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो इतनी सारी चीजें की इसने नेपोलियनिक कोड ने। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका क्या असर हुआ आसपास के देशों में, है ना। फ्रांस में तो इसने काम किया ही किया, लेकिन इस चीज का असर दूसरे आसपास की कंट्रीज में क्या हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेपोलियनिक कोड या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियनिक कोड इन एस्टैब्लिशिंग नेशन स्टेट और एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, इक्वालिटी कह सकते हैं ना। तो इस तरह की चीजें दूसरे देशों में करने में क्या रोल रहा, कैसे हुआ, उसको हम डिस्कस करते हैं कि नेपोलियनिक कोड का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेपोलियनिक कोड, इसके इफेक्ट क्या हुए। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट आएगा तो इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा, आपको और लिखना पड़ेगा ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेपोलियनिक कोड और ये नेपोलियनिक कोड मिला के आप शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेपोलियनिक कोड की। सो स्टूडेंट्स, नेपोलियनिक कोड को पढ़ लेने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस की। जी हाँ, नेपोलियनिक कोड आने के बाद जो चेंजेस हुए फ्रांस में वो तो हुए ही हुए, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट हुए उसको देख के दूसरी कंट्रीज ने कैसे चेंज लाया, उन्होंने कैसे यूनिफॉर्म लॉज लाया, जिस तरह के लॉज नेपोलियन ने लगाए थे उसमें कुछ चेंजेस लाया, क्या लाया उन्होंने, वो उसकी बात हम करते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नेपोलियन कोड 1804 इन रेस्ट ऑफ यूरोप, बाकी यूरोप में क्या हुआ। देखिए, इस वजह से, इस नेपोलियनिक कोड की वजह से फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन कंट्रीज लाइक, फ्यूडल सिस्टम को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, यानी राजशाही समझ लीजिए आप, शाही परिवार वाला सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन कंट्रीज लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। इन जैसे देशों में फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया। फ्यूडल मतलब बाय बर्थ प्रिविलेज देना, फायदे पहुंचाना एक्स्ट्रा किसी खास सिटीजन को, उसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम जैसा फ्रांस में, जैसे नेपोलियन कोड ने लाया था, फ्रांस में खत्म किया, वैसे ही दूसरी कंट्रीज ने भी इसको खत्म किया, देख के, है ना। जब फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड इन कंट्रीज लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, यानी इन देशों में जो फ्यूडल सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है, नेपोलियन कोड। यानी जो प्रेरणा मिली है, जो मोटिवेशन मिली है कि फ्यूडल सिस्टम खत्म होना चाहिए, कहां से मिली है, नेपोलियनिक कोड से मिली है। यानी कि नेपोलियन कोड 1804 वाज रिस्पांसिबल फॉर द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन द कंट्रीज लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जी हाँ, पीजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर देगा। सर्फडम मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए, इस टर्म को समझिए। सर्फडम का मतलब क्या कि जो पीजेंट्स होते, जो लेबर होते थे, वो लैंड के मालिक, लैंडलॉर्ड्स के अंडर रहकर वर्क करते थे, यानी उनको सिर्फ खाना मिलता था 2 टाइम का और वो काम करते थे, यानी उनको फ्रीडम नहीं थी, यानी स्लेवरी समझ लिया एक तरह से। तो जैसा हमारे यहाँ होता था ना, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेबर, जो बॉन्डेज लेबर बोलते हैं ना, बॉन्डेज लेबर, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता है और वर्क करवाते हैं दिन भर, है ना।
तो उस तरह की चीज हुआ करती थी। तो पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम सर्वडम, उससे फ्री कर दिया गया। और मैनोरियल ड्यूज यानी पहले का जो उनका किराया बाकी होगा, उनके ऊपर जो कर्ज होगा, यानी कर्ज माफी कर दी गई। क्या कर दी गई? कर्ज माफी, यानी सर्वडम बॉन्डेज लेबर से हटा दिया गया और कर्ज माफी कर दी गई लेबरर्स की, पीजेंट्स की। ठीक है। तीसरी बात, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। और तो और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा? इंप्रूव्ड हो गया। गिल्ड सिस्टम, टैक्स सिस्टम भी इंप्रूव किया गया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया, जगह जगह रोड्स बनने पे ध्यान दिया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया गया। ये सब कर रहे थे कौन? दूसरी कंट्रीज। किससे इंस्पायर होके? नेपोलियन कोड 1804 से इंस्पायर होके। यानी जब उतना खराब आदमी इतने काम कर सकता है अच्छी अच्छी इक्वालिटी लाने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा सोच के दूसरे देशों ने भी क्या किया? इंप्रूवमेंट लाया, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। अगली बात, देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल मतलब एक तरह के लॉ, पूरे वर्ल्ड में उस तरह के लॉज आ गए। जैसे कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ मतलब 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो पूरे वर्ल्ड में 1 kg में 1000 ग्राम ही होता है ना। जैसे हम लोग नापते हैं 1 kg में इतना यूनिट, तो वहां भी 1 kg में उतना ही आता है ना। आप देखेंगे पायली से, एग्जांपल देते हैं, पायली से जो सामान बेचा जाता है, पायली से, है ना। कई बार आप देखते होंगे कुछ लोगों के पास छोटी पायली होती है, उसमें कम सामान आता है। जैसे मकर संक्रांति के वक्त तिल बेचने वाले आते हैं, तो उनके पास छोटी पायली होती है, जानबूझ के छोटी पायली से तिल बेचते हैं, है ना, ताकि उनको फायदा हो। जबकि पायली का वेट सबको जगह सेम होना चाहिए, वरना नुकसान हो जाएगा ना। आप देखते हो वेट मेजर्स में जो बाट होता है किलो का, 1 kg लिखा होता है, लोहे का इतना बड़ा बाट होता है ना, तो वो आप देखोगे सबका वजन 1 kg वाला ही होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? डिसयूनिफॉर्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का सिस्टम लाएगा। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल लॉज लाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड वेट लाएगा, जैसे हमने बताया केजी वार स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। मेजर्स भी, यानी कि मीटर में कपड़ा बेचना, सेंटीमीटर में कपड़ा बेचना, सब जगह सेम माना जाएगा उसी तरह से। कॉमन करेंसी लाएगी, यानी पूरे देश में एक कॉमन करेंसी चलाई जाएगी सबके लिए। नहीं, पहले गोल्ड के अलग, सिल्वर के अलग, कॉपर के अलग चलते थे, है ना, लीड के अलग चलते थे, कॉइन्स वगैरह चलता था, अलग करेंसी चलती थी। बट अब पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म करेंसी आएगी, एक तरह की चलेगी। ठीक है। और बट न्यू एडमिशन सिस्टम जो है, इतनी सारी अच्छाइयों लाने के बावजूद, इतने सारे बढ़िया अच्छे रिफॉर्म्स करने के बावजूद, इस न्यू सिस्टम में कुछ खामियां थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी। कैसे? बट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड नॉट एश्योर पॉलिटिकल फ्रीडम। इसने राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी, सारे अच्छे काम किए, लेकिन किसी और को राजा बनने का, प्रॉपर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने का आजादी नहीं दिया। कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है, पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसा कोई फ्रीडम नहीं मिला है। डज नॉट गिव पॉलिटिकल फ्रीडम ड्यू टू इंक्रीज टैक्स सिस्टम। यहाँ पर तो टैक्स सिस्टम बढ़ गया था, यानी गवर्नमेंट को अभी भी टैक्स सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत थी। वो लोग अभी भी वो पुराना टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि जरूरत से ज्यादा टैक्स देना लोगों से, है ना, लोगों को क्या करना, एकदम हैरेस करना टैक्स के लिए, जबरदस्ती टैक्स में छूट नहीं देना, फसल खराब हुई तब भी टैक्स देना, इस तरह के सिस्टम्स अभी भी चल रहे थे। यानी कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने अच्छा तो था, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे पाया और टैक्स सिस्टम को सुधार नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप चलती थी, उसको सेंसरशिप बोलते थे ना। इंक्रीज्ड टैक्स को क्या बोलते थे? सेंसरशिप बोलते थे, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। ठीक, तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस नेपोलियन कोड के। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट, कितने? नेपोलियनिक कोड के इफेक्ट है। कौन से इफेक्ट है? सबसे पहली बात, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया कंट्रीज में। नेपोलियनिक कोड को देख के दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि डच रिपब्लिक, है ना, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इन्होंने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम समाप्त कर दिया। दूसरा, पीजेंट्स को सर्फडम और मोनोरियल ड्यू से फ्री कर दिया। मोनोरियल ड्यू से फ्री कर दिया किसको? पीजेंट्स को। तीसरा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, गिल्ड सिस्टम इंप्रूव्ड किया गया, है ना। चौथा, देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, है ना। यूनिवर्सल लॉज की स्थापना हुई है, पूरे वर्ल्ड में वही चलेगी, पूरे यूरोप में वही सिस्टम चलेगा ना, और एक कॉमन करेंसी लाएगी सबके लिए। ठीक है। और तो और ये सारा अच्छा काम होने के बावजूद फिर भी ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे पाता। इट वाज अनेबल टू गिव पॉलिटिकल फ्रीडम। अभी भी चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज टैक्स सिस्टम है, यानी कि सेंसरशिप चलता था, यानी सभी लोग को इक्वालिटी नहीं मिलती थी कि वो चुनाव में खड़े हो सके, जीत सके, चुनाव फाइट कर सके, इलेक्शन फाइट कर सके, इस तरह की चीजें नहीं हो पाती थी। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेपोलियन कोड 1804। सो स्टूडेंट्स, नेपोलियनिक कोड 1804 और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ लेने के बाद अब हम बात कर लेते हैं फ्रेडरिक सोरियो का वर्ल्ड व्यू के बारे में। जी हाँ, फ्रेडरिक सोरियो क्या है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। 1848 में ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो, 1848 में इन्होंने क्या किया? एक सीरीज निकाली पेंटिंग की। फ्रेंच आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग बनाकर ये बहुत ही मतलब डीप पेंटिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, उड़ती हुई चिड़िया बना दी,
नदी पहाड़ पत्थर बना दी, इस तरह के ना, ये बहुत ही ऐसी पेंटिंग करते हैं जिससे समाज को कोई मैसेज जाए, सोसाइटी में क्या हो, एक सिंबल की तरह मैसेज जाए, लोग उसको समझें सीखें कुछ ना कुछ, ठीक। तो 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट ने क्या किया, सीरीज ऑफ पेंटिंग प्रिंट किया, सीरीज ऑफ पेंटिंग, 4 पेंटिंग ऐसी बनाई थी उन्होंने, सीरीज ऑफ पेंटिंग उन्होंने शुरू की। और तो उस सीरीज में उन्होंने क्या दिखाया कि जो वर्ल्ड के पीपल है ना, जो भी पीपल हैं, जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, इस सीरीज के पेंटिंग में दिखाएगा कि पीपल क्या कर रहे हैं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप जानते होंगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा आपने, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, ग्रीन कलर का एक पुतला होता है लेडी का, जिसके हाथ में एक टॉर्च है, मसाल है और हाथ में बुक्स है ना, जो ग्रीन कलर दिखता है, एक्चुअली वो कॉपर का है, जबकि उसको जंग लग गया रस्टिंग की वजह से ग्रीन कलर हो गया, वरना कॉपर कलर का है, ठीक। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको क्या कर रहे हैं लोग, सिंबलाइज कर रहे हैं, उसके आगे मार्च कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, है ना, पीपल वर मार्चिंग, पीपल एंड मार्चिंग एंड प्रेयरिंग एंड प्रेयर कर रहे हैं ना, कहां पर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। क्यों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है सिंबल है किसका, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको क्या माना जाता है, स्टैच्यू ऑफ रिपब्लिक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सोशल एंड डेमोक्रेटिक क्या माना जाता है, एक रिपब्लिक का सिंबल माना जाता है, क्योंकि ये टॉर्च होता है इनके पास, रोशनी दिखाती हैं, रोशनी मतलब सभी लोगों को, अमेरिका के लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को रास्ता दिखा रही हैं कि मेरे पीछे चलो, बुक का नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है और हाथ में टॉर्च है, तो हम क्या करें, सही रास्ता दिखा रहे हैं दुनिया को एक बेहतर भविष्य, अच्छे फ्यूचर में जाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें हैं, तो आप समझिए इनको, क्या है, फ्रेडरिक सोरियो का वर्ल्ड व्यू, यानी फ्रेडरिक व्यू अपने नजर से दुनिया को कैसे देखते थे, वो विश्व को कैसे देखते थे, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो कौन है फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो जो है फ्रेंच आर्टिस्ट है, कौन है, फ्रेंच आर्टिस्ट, पेंटर है, पेंटिंग बनाते हैं, पॉम्पलेट डिजाइन करते हैं, जैसा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, है ना, जो पॉम्पलेट बनाते थे, ठीक है। तो वैसे ही ये ऐसे आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, कौन, फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, जिन्होंने क्या किया, 1848 में सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई, जी हाँ, 1848 में इन्होंने सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई, और ये सीरीज ऑफ पेंटिंग जो है ना, उसमें इन्होंने दिखाया कि जो भी लोग हैं, पूरे आसपास के जो पूरे वर्ल्ड के पीपल हैं, खासकर फ्रेंच के, अमेरिका के जो पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो एक लेडी सिंबल है, फीमेल सिंबल है, जिसके हाथ में टॉर्च है, इनलाइटमेंट, यानी कि वो रोशनी की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि वो एक अच्छे फ्यूचर, भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर की तरफ, उसके लोग क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, उसके सामने परेड जैसे मुद्रा में लाइन लगा के खड़े हैं, प्रेयर कर रहे हैं, है ना, उसे मानते हैं, क्योंकि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है सिंबल है किसका, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, किसका, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का। तो ये उनके सीरीज ऑफ पेंटिंग में था। इन्होंने और भी सीरीज ऑफ पेंटिंग में, जैसे यूटोपियन, तो दूसरे कंट्रीज में जो चीजें हो रही थी, जो अच्छे से काम हो रहे थे, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, तो इन्होंने भी ऐसी पेंटिंग बनाई कि उसमें फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशन दिखाई देता था, कुछ सिंबल होता है ना। तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो है, इनका वर्ल्ड व्यू आपको अगर आ सकता है ना, हो सकता है मे बी आ जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, इंटरनल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इंटरनल आ सकता है कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, व्हाट वाज हिज आइडिया, व्हाट वाज हिज व्यू। तो आपको क्या बताना है, फ्रेडरिक सोरियो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु पेंटेड ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स इन 1848, जिन्होंने क्या किया, 4 पेंटिंग की सीरीज बनाई 1848 में। और इस पेंटिंग में उन्होंने क्या दिखाया, इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि पीपल जो है अमेरिका के, फ्रांस के जो पीपल हैं, क्या कर रहे हैं, अमेरिका का जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको क्या कर रहे हैं, मार्च और प्रेयर कर रहे हैं, उसके सामने लाइन लगाकर खड़े हैं, मार्चिंग प्रेयर कर रहे हैं, असेंबली की तरह, है ना, उसको हॉली मानते हैं, मतलब पवित्र मानते हैं, और उसको पूजा कर रहे हैं, धार्मिक मानते हैं, ठीक। और ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, सिंबल है किसका, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, यानी कि सामाजिक और लोकतांत्रिक एकता का, यानी सोसाइटी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल चलना चाहिए, लोगों की बात भी सुननी चाहिए। और तो और इन्होंने और भी कंट्रीज की पेंटिंग बनाई, और भी सीरीज बनाई इन्होंने पेंटिंग्स की, जैसे कि दूसरे यूटोपिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पे भी उन्होंने अपनी 3-4 पेंटिंग ऐसी बनाई जो डिनोट करती थी, किसको डिनोट करती थी, इसी सोसाइटी के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को, चाहे यूटोपिया हो गया, चाहे स्विट्जरलैंड का हो गया, चाहे उसमें दूसरी कंट्री जैसे कि डच रिपब्लिक हो गया, इटली और जर्मनी हो गया, उन सब को दिखाते हुए, दर्शाते हुए उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, और इनकी पेंटिंग्स के थ्रू ही दिखाना चाहते थे कि मैं दुनिया कैसा चाहता हूं, यानी वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, मेरी नजर में दुनिया ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए उनकी नजर में दुनिया, सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, समाज में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल चलना चाहिए, कोई मोनार्किकल सिस्टम नहीं होना चाहिए, और एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। एक किसी को आइडियल मान के, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आइडियल माना गया है, वैसे किसी को आइडियल मान के बेटर फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। तो ये है फ्रेडरिक सोरी का वर्ल्ड व्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेडरिक सोरी का वर्ल्ड व्यू। ठीक है, सिंपल ध्यान रखिए। फ्रेडरिक सोरी कौन है? फ्रेंच आर्टिस्ट है, जिन्होंने क्या किया 1848 में 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई है ना, सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग्स की सीरीज बनाई है, जिसमें इन्होंने पीपल को क्या दिखाया है कि पीपल स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने मार्च और प्रेयर कर रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की वर्शिप कर रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है सिंबल है किसका? सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। यानी वो दुनिया को इस तरह से देखते हैं कि सोसाइटी में एक कंट्री एकदम आइडियल होना चाहिए, जिसको सब माने, जिसके राह पर सब चले। वो कंट्री जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए, दूसरी कंट्री दूसरे फॉलो करें, पीपल भी उसे फॉलो करें और उसी की राह पर चले। यानी जो भी अलग सिस्टम है, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम है, स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता है, इस तरह को खत्म किया जाए। कास्टिज्म, रेसिज्म, इन सबको हटाया जाए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन से रूल चले, सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, रूल ऑफ लॉ चले। ये सब अगर होगा सोसाइटी में तो कंट्री बहुत अच्छी बनेगी, पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही बढ़िया नेशन स्टेट क्रिएट होगा। ये फ्रेडरिक सोरी का वर्ल्ड व्यू है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये चार्ट आप कहीं बना लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था फ्रेडरिक सोरी का वर्ल्ड व्यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की किसकी? आइडियाज की, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने आइडिया दिया था, जैसे कि आइडिया ऑफ ला पैट्री लिस्टोइनी, है ना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नेपोलियन कोड की। साथ ही साथ हमने उसके बाद पढ़ा कि नेपोलियन कोड क्या होता है और नेपोलियन कोड के कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या रहे, हमने ये भी बात की। और तो हमने ये भी देखा कि जो फ्रेडरिक सोरी है उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, फ्रेंच आर्टिस्ट ने कैसे दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू। उन्होंने हमें बताया कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, कंट्री के लोग कैसे होने चाहिए, पूरी दुनिया के लोग जो हैं किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, किस तरह से सोसाइटी जो हमारी वो डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक होनी चाहिए, और सभी को उनका से यानी कि उनका कहना, उनकी आवाज होनी चाहिए, वॉइस सभी को रेज करने का मौका मिले, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड रेगुलेशन हो, कोई फ्यूडल सिस्टम, कोई गलत चीज ना हो सोसाइटी में, ऐसा चाहते हैं कौन? फ्रेडरिक सोरी। उनकी नजर से दुनिया को हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी 4 सीरीज की पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। ठीक, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और ये पूरी सीरीज को नोट करते चलिए, तो आपके पास एक अच्छा नोट तैयार हो जाएंगे और आप इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंटली कर सकते हो। नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो में से सबसे ज्यादा बर्डन आता है। हिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है पूरे एग्जाम में, और 20 में से पिछली बार 11 मार्क्स का अकेला नेशनलिज्म इन इंडिया आया था। तो इस बार हो सकता है अकेला 11-12 मार्क्स का अकेला कौन आ जाए? हमारा नेशनलिज्म यूरोप आ जाए, या 10 मार्क्स का आ जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।